हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि इसके पहले हमने क्षेत्र अध्ययन पाठ की शुरुआत की थी, जिसमें हमने देखा कि क्षेत्र अध्ययन किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। जैसे कि किसी स्थान का जब हमें प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करके वहाँ की भौगोलिक तथा सांस्कृतिक घटकों की जानकारी जब हम प्राप्त करते हैं तो उसे क्षेत्र अध्ययन कहते हैं। उसके अलावा हमने इस पाठ में क्षेत्र अध्ययन के महत्व के बारे में अध्ययन किया कि क्षेत्र अध्ययन का महत्व क्या है। इसके अलावा अगर हम क्षेत्र अध्ययन के लिए जा रहे हैं तो क्षेत्र अध्ययन के लिए जाते समय हमें कौन कौन सी पूर्व तैयारी करनी चाहिए, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। जैसे कि पूर्व तैयारी के अंतर्गत आता है क्षेत्र अध्ययन का चयन निश्चित करना, क्षेत्र अध्ययन का उद्देश्य निश्चित करना, क्षेत्र अध्ययन की समय सारणी तैयार करना, उसके अलावा मानचित्र, महत्वपूर्ण जानकारी, अनुबंध पत्र आदि का संकलन करना। अब ये सब जो है क्षेत्र अध्ययन की पूर्व तैयारी के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि जब हम क्षेत्र अध्ययन के लिए जाते हैं तो उपयुक्त सामग्री कौन कौन सी लेकर जाते हैं। जैसे अभिलेख कॉपी हो गया, नमूना प्रश्नावली हो गया, कलम हो गया, पेंसिल हो गया, मापन पट्टी हो गया, दिशा सूचक यंत्र हो गए, नमूना इकट्ठा करने के लिए कागज की थैली हो गई, मानचित्र, कैमरा, दूरबीन और प्रथमोपचार पेटी हो गई। तो इस तरह की हम सभी सामग्री को अपने साथ लेकर जाते हैं। क्षेत्र अध्ययन के दौरान हमें बहुत सारी सावधानियां रखनी पड़ती हैं। यह ध्यान देना पड़ता है कि क्षेत्र अध्ययन के समय हमारे पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि या क्षति न पहुंचे। इसके साथ ही साथ क्षेत्र अध्ययन का उद्देश्य प्राप्त करने की दृष्टि से विभिन्न जानकारियों की संकल्पना की जाती है। आज जो है हम देखेंगे कि प्रतिवेदन लेखन कि किस तरह से प्रतिवेदन लेखन किया जाता है, क्योंकि प्रतिवेदन लेखन जो है यह क्षेत्र अध्ययन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रतिवेदन लेखन अर्थात वृत्तांत लेखन, उसके लिए जरूरी है कि कुछ वृत्तांत लेखन, ये लेखन जो है दो भागों में विभाजित है, साधन और आधार, साधन आधार और मुद्दे। अब साधन जैसे कि संकलित की गई जानकारी हो गई, छायाचित्र हो गया, मानचित्र हो गया, तालिकाएं हो गई, चित्र हो गई, ये सब जो है ये सब साधन आधार के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा मुद्दे में जैसे प्रस्तावना, जानकारी की प्रस्तुति करना, निष्कर्ष करना, ये सब जो है यह प्रमुख मुद्दे के अंतर्गत आता है। तो ध्यान में रखिए कि जब हम कार्यालय का दौरा समाप्त कर लौटने के पश्चात कार्य की जानकारी प्राप्त कर प्रतिवेदन, रिपोर्ट जिसे आप कहते हो, वृत्तांत लेखन, रिपोर्ट राइटिंग, उसी को कहा जाता है प्रतिवेदन लिखा जाता है। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि प्रतिवेदन कब लिखा जाता है। तो ध्यान में रखिए किसी भी स्थान का जब दौरा हम समाप्त कर लेते हैं तो समाप्त कर लौटने के पश्चात कार्य की जानकारी, हमने वहाँ पे क्या क्या कार्य किया, किस तरह से हमने जानकारी प्राप्त की, तो जानकारी प्राप्त कर उसका हम प्रतिवेदन लिखते हैं और उसी तब हमारा प्रतिवेदन लिखा जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कुछ साधन आधार होते हैं, तो इसमें मानचित्र, तालिकाओं, आलेखों, चित्रों और छायाचित्रों का समावेश होता है। अब जैसे प्रतिवेदन जब लिखते हैं तो इसके लिए, प्रतिवेदन के लिए ये निम्न बिंदुएं दी गई हैं। जैसे प्रस्तावना, वहाँ पे प्रस्तावना लिखना होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, उसके बारे में, जहाँ जा रहे हैं उसके बारे में प्रस्तावना। उसके बाद कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी की, कर्मचारी कितने कर्मचारी हैं उसके बारे में हमने अध्ययन प्राप्त किया। फिर कार्यालय के कार्य की, कौन कौन से कार्य हैं। उसके बाद आने वाली समस्याएं एवं उनसे निपटने के उपाय कि वहाँ पर कौन कौन सी समस्याएं आती हैं और उसके लिए क्या उपाय हैं। उसके बाद धन्यवाद, संदर्भ सूची। तो इस तरह से जो है
प्रतिवेदन लिखा जाता है, वृत्तांत लिखा जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि वृत्तांत लेखन लिखते समय यह दो भागों में विभाजित होता है, साधन आधार और मुद्दे। साधन आधार के अंतर्गत आता है कि संकलित की गई जानकारी हो गया, छायाचित्र हो गया, मानचित्र हो गया, रेखा मानचित्र हो गया, तालिकाएं हो गई, चित्र हो गए, ये सब जो है साधन आधार के अंतर्गत आते हैं। और मुद्दे के लिए ज़रूरी है कि प्रस्तावना और जानकारी का प्रस्तुतिकरण और निष्कर्ष क्या निकला, ये जो है प्रमुख मुद्दे के अंतर्गत आते हैं। दूसरी चीज़ ध्यान में रखना है कि क्षेत्र अध्ययन जो है, क्षेत्र अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि क्षेत्र अध्ययन का वृत्तांत लेखन आप किन मुद्दों के आधार पर तैयार करते हैं। जैसे अब ये है, इसके आधार पर एक प्रश्न बनता है हमारा कि क्षेत्र अध्ययन का वृत्तांत लेखन आप किन मुद्दों के आधार पर तैयार करते हैं। तो ध्यान में रखना, क्षेत्र अध्ययन का वृत्तांत लेखन हम निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर करते हैं, जैसे कि प्रस्तावना। अब प्रस्तावना क्या है, तो प्रस्तावना के आधार पर हम उसके मुद्दे लिखना शुरू करते हैं। दूसरा है कि क्षेत्र अध्ययन का महत्व और उद्देश्य, कि क्षेत्र अध्ययन का महत्व और उद्देश्य क्या है। उसके अलावा संबंधित क्षेत्र की प्राकृतिक रचना क्या है, नदी है, तालाब है, जलवायु, वर्षा, उद्योग, फसलें, प्राणी, वनस्पतियाँ, घर तथा घरों की रचना, यातायात की सुविधाएं या जनसंख्या, लोगों का भोजन क्या है, पोशाक, संस्कृति, तो आदि के संबंधित में हम जानकारी का संकलन करते हैं, अर्थात इकट्ठा करते हैं और उसके चित्र खींचते हैं, छायाचित्र लेते हैं, तालिका बनाते हैं और आलेखों की सहायता से संकलित जो भी हमने इकट्ठा जानकारी की है उसका हम प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो इस तरह से वृत्तांत लेखन लिखा जाता है। और अंतिम में सबसे महत्वपूर्ण होता है निष्कर्ष और आभार प्रदर्शन तथा संदर्भ सूची, कि कहाँ कहाँ से हमने जानकारी इकट्ठा की है। तो इस तरह से प्रतिवेदन लेखन लिखा जाता है। अब जैसे एक विद्यालय के छात्रों ने अपने शिक्षकों के साथ तहसील कार्यालय का दौरा किया, मान लीजिए, संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया जानने के लिए प्रश्नावली भी तैयार की और चुनाव अधिकारियों से मिलकर उन्होंने विभिन्न प्रकार की जानकारी एकत्रित की। एकत्रित जानकारी का प्रतिवेदन तैयार किया और उसका उपयोग जो है विद्यालय में होने वाले चुनाव के लिए किया गया। तो इस तरह से यहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया जो है उसे और अधिक स्वरूप में स्पष्ट किया गया। अब इसके साथ ही साथ अब यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है कि यदि आप क्षेत्र अध्ययन में शामिल होते हो, अगर आप शामिल होते हो तो क्या तैयारी करते हो। या जैसे मान लीजिए कि अध्यापकों ने क्षेत्र अध्ययन का नियोजन आपको करने के लिए कहा, तो आप इसका विस्तृत नियोजन कैसे करोगे। तो ध्यान में रखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि क्षेत्र अध्ययन का नियोजन करते समय सबसे पहले हम स्थान का निश्चय करते हैं कि क्षेत्र अध्ययन का स्थान, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होता है क्षेत्र अध्ययन का स्थान निश्चित करना। तो निश्चित करना उस स्थान पर पहुंचने में कितना समय लगने वाला है, उपलब्ध यातायात के साधन आदि बातों की जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे नदी का किनारा हो गया, समुद्र तट हो गए, पर्वत हो गया, किला हो गया, पठार हो गए, या खेत या कोई ठंडा हवा का स्थान हो गया, या कारखाना, रेलवे स्टेशन इत्यादि। दूसरी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण होता है, जैसे जब प्रतिवेदन लिखते हैं तो उसमें भी हमारा उद्देश्य, क्योंकि हम किस उद्देश्य से जा रहे हैं वो लिखना अनिवार्य होता है। तो ध्यान में रखना कि उद्देश्य का निश्चय, अर्थात क्षेत्र अध्ययन का उद्देश्य क्या है और निष्कर्ष क्या है, यह हमें निश्चित करना अनिवार्य होता है। उदाहरण के लिए, जैसे अगर हम ठंडे हवा का स्थान या पर्वतीय नगर में जा रहे हैं और या समुद्र तट का प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करते हैं तो हमें इन दोनों स्थानों की जलवायु के अंतर का ध्यान रखना होगा, क्योंकि
पर्वतीय स्थान की जो जलवायु होगी वो भिन्न होगी और समुद्र तट के पास की जो जलवायु होगी वो भिन्न होगी। दूसरी चीज हमें ध्यान में रखनी है, अत्यावश्यक कागज पत्रों की पूर्ति। कि जब भी हम अगर क्षेत्र अध्ययन के लिए एक सफल क्षेत्र अध्ययन अगर हम करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि क्षेत्र अध्ययन के लिए आवश्यक मानचित्र, महत्वपूर्ण जानकारी, अनुमति पत्र हो गया आदि बातों का हमें संकलन करना चाहिए, उसे एकत्रित करना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे जब हम कारखाने का निरीक्षण करने के लिए उसके मालिक या व्यवस्थापक द्वारा दिया गया अनुमति पत्र आदि अपने साथ लेकर जाना चाहिए। दूसरा और अगला महत्वपूर्ण चीज है कि प्रश्नावली निर्मित करना। कि जब भी हम क्षेत्र अध्ययन के उद्देश्य तथा चुने हुए स्थान के अनुसार प्रश्नावली तैयार करते हैं, जैसे इसके पहले हमने यहाँ पर देखा था कि कारखाने के लिए चुनाव के लिए जा रहे थे तो यहाँ पर हमने प्रश्न पूछे थे, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें प्रश्नावली तैयार करना चाहिए। जैसे कि खेत का निरीक्षण करने जा रहे हैं तो उस समय किसान से जानकारी प्राप्त करने के लिए हम कई सारी प्रश्नावली तैयार कर सकते हैं कि आपके खेत की भूमि किस फसल के लिए उपयुक्त है, या खेत की फसलों को हानि होने से बचाने के लिए कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, या इसके अतिरिक्त आप कृषि के लिए सिंचाई की किस पद्धति का उपयोग करते हैं। इस तरह के हम प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ध्यान में रखना है, इन शॉर्ट यही कहा जा सकता है कि क्षेत्र अध्ययन के माध्यम से हमारे भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि होती है, क्योंकि क्षेत्र अध्ययन के कारण विभिन्न स्थानों की हमें जानकारी प्राप्त होती है। स्थानों की भू संरचना, तापमान, वर्षा आदि घटकों का हम अध्ययन करते हैं। और साथ ही साथ जैसे कि उदाहरण के लिए क्षेत्र अध्ययन के द्वारा यह अनुभव प्राप्त किया जा सकता है कि समुद्र सतह के समीप के स्थलों का तापमान अपेक्षाकृत अधिक तथा समुद्र सतह से अधिक ऊंचाई पर जब हम जाते हैं तो स्थित स्थानों का तापमान अपेक्षाकृत कम होता है। इसके साथ ही साथ क्षेत्र अध्ययन के दौरान स्थानीय लोगों से संपर्क करके हम विशिष्ट स्थानों पर रहने वाले लोगों के आहार, उनका पहनावा किस तरह से है, संस्कृति कौन सी है आदि घटकों की हम जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि क्षेत्र अध्ययन के दौरान यह जानकारी मिलती है कि समुद्र तट के जो निकटवर्ती प्रदेश में रहने वाले लोग हैं उनका जो प्रमुख आहार होता है वह चावल और मछली होता है। तो जब हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे तभी हमें इसके बारे में पता चलेगा। अब यहाँ पर एक और प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे कि अगर आप क्षेत्र अध्ययन कर रहे हो, मान लो सागरी तट पर जाते समय सागरी तट का आप निरीक्षण करने गए हो, तो सागरी तट पर अगर निरीक्षण करने जाते हो तो आपको कौन सी सावधानी बरतनी है। तो ध्यान में रखिए कि जब हम सागरी तट पर घूमने के लिए जाते हैं तो उस समय हमें सागर में उठने वाली तूफान अर्थात ज्वार भाटा, आपको पता होगा कि समुद्र में जो है ज्वार भाटा आता है। आप देखते हो कि दिन के समय जो है पानी एकदम पीछे चला जाता है, जैसे जैसे शाम होती जाती है पानी एकदम आगे बढ़ता रहता है। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ज्वार भाटा, जिसे हाई टाइड कहा जाता है इंग्लिश में। तो यहाँ पर जब हम सागरी तट पर घूमने जा रहे हैं तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि ज्वार भाटा के समय की हमें जानकारी होनी चाहिए, अन्यथा वहाँ पर हमारे डूबने के चांसेस हो सकते हैं। दूसरी सावधानी हम क्या बरत सकते हैं कि जब भी हम स्थानीय मार्गदर्शन के द्वारा बताए गए स्थानों को छोड़कर समुद्र तट हो गए या पर्वतों के वन प्रदेश हो गए या अपरिचित गुफाएं हो गए आदि अन्य स्थानों पर न जाएं। जिस जगह पर हमें जानकारी है उसी स्थान पर हमें जाना चाहिए। ये नहीं कि अपनी डेयरिंग दिखाते हुए आप कहीं पर भी चले जाएं, क्योंकि उस क्षेत्र के विषय में हमें विशेष जानकारी नहीं है। तो इसलिए जो जगह हमारे लिए अनजान है उन क्षेत्रों पर
हमें जाने से बचना चाहिए। इसके अतिरिक्त सागरी तट पर स्थित पर्वत की जो कगार है, यह जंगली प्राणियों के साथ, कुछ लोग एक्साइटमेंट में जो है जंगली प्राणियों के साथ भी सेल्फी लेना शुरू कर देते हैं। तो आज सेल्फी का इतना लोगों पर भूत है कि किसी के भी साथ सेल्फी लेते हैं, या जो बहुत ऊंचाई पहाड़ी का क्षेत्र होता है वहाँ पर भी सेल्फी लेते हैं, डेयरिंग वाले जो है गेम खेलते। तो ऐसी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। पर्यटन स्थल को स्वच्छ रखना चाहिए। अगर हम कहीं पर भी घूमने फिरने गए हैं तो उस स्थल को स्वच्छ रखना ये हमारा एक उत्तरदायित्व होता है। तो इसलिए उस स्थान को स्वच्छ रखना चाहिए। और इसके साथ ही साथ समुद्र के गहरे पानी में न जाना और न तैरना चाहिए, अर्थात वहाँ पर जाने से हमें बचना चाहिए। और अगर हमारे साथ का कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के कृति को करता है तो उसे भी सलाह देनी चाहिए। और शिक्षक के द्वारा स्थानीय मार्गदर्शन तथा सूचना पट की सूचनाओं का हमें पालन करना चाहिए। तो ध्यान में रखिए, जब भी आप कहीं जा रहे हो तो इन सभी बातों का ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इससे जो है हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, अपने पर्यावरण की सुरक्षा कर सकते हैं और अपने साथ के जो लोग हैं उनकी भी सुरक्षा कर सकते हैं। दूसरा, इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं कि अगर जैसे क्षेत्र अध्ययन के लिए आप जा रहे हो तो आप एक सामाजिक प्राणी होने के कारण क्षेत्र अध्ययन के दौरान हमें कचरे का व्यवस्थापन आवश्यक है, उसका व्यवस्थापन हमें करना चाहिए। अब कचरे का व्यवस्थापन क्यों करना चाहिए, आपको क्या लगता है? क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया कि पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। तो ये चीज़ें एक भविष्य नागरिक होने के नाते हमें समझनी चाहिए कि क्षेत्र अध्ययन के दौरान हमें कचरे का व्यवस्थापन करना चाहिए। जैसे कि क्षेत्र अध्ययन के समय हमारे पास कई सारे खाद्य पदार्थ होते हैं, या कभी कभार पानी की बोतलें होती हैं, कागज़ होते हैं, थैली होते हैं, तो इत्यादि अनेक वस्तुएं होती हैं। तो हम क्या करते हैं, उपयोग में लाने के बाद उसको रास्ते पर फेंक देते हैं। तो यह हमारी जिम्मेदारी है कि उपयोग करने के बाद इन सभी वस्तुओं को इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम इसे इधर उधर फेंकेंगे तो उससे कचरा बढ़ेगा और अगर कचरा बढ़ेगा तो हमारा पर्यावरण प्रदूषित होगा। तो अपने पर्यावरण को बचाने के लिए हमें यह कृति नहीं करनी चाहिए। और कचरे के कारण प्रदूषण होता है और पर्यावरण को भी हानि पहुंचती है। और दूसरी चीज़ ध्यान में रखनी है कि